हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू स्टेप क्लासेस, ए स्टेप फॉर बेटर रिजल्ट। तो चलिए गाइस, आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं एक नया सेशन, जिसमें हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करवाएंगे। और जिसमें हमने आज आपका जो टॉपिक लिया है वो फर्स्ट यूनिट से टॉपिक लिया है, जिसका आपका यूनिट का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें हमने ले रखा है डी ब्रोगली समीकरण या डी ब्रोगली रिलेशन, जिसमें हम आप आज पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलिए गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, आज हम देख लेते हैं क्या है हमारा डी ब्रोगली रिलेशन। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसके बारे में क्या क्या है हमारा डी ब्रोगली रिलेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसे लुइस डी ब्रोगली ने सन 1924 में यानी 1924 में बताया कि जिस प्रकार आपका जो लाइट होती है या प्रकाश जो सामान्यतः तरंग यानी वेव के रूप में और तथा कण की भांति व्यवहार करता है। क्योंकि आपको पता है कि प्रकाश जो होता है वो या लाइट होती है वो डुअल नेचर रखती है, एक तो आपका कण का नेचर भी रखती है और दूसरा आपका तरंग का नेचर भी रखती है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सामान्यतः एक कण होता है, मतलब मेनली वो क्या होता है, एक कण होता है, लेकिन वो तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। मॉलिक्यूल के साथ साथ वो वेव की तरह भी वर्क करता है। तो ये आइए गाइस, आपको ये समझ में आया होगा आई होप, कि जैसे जिस प्रकार प्रकाश होता है, जो लाइट होती है आपकी, वो दो डुअल नेचर रखती है कि एक तो वो आपका तरंग का नेचर भी रखती है और दूसरा कण की तरह भी वो कार्य करती है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी आपका एक कण की तरह भी कार्य करता है और साथ ही साथ वो आपका तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तो चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं इसका डुअल नेचर क्या होता है। ये हमारा द्वैत प्रकृति, तो ये रही आपकी डुअल नेचर। कह रहे हैं कि इस धारणा के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सूक्ष्म कण की दोहरी प्रकृति, अर्थात जैसे तरंग जैसी तथा कण जैसी। मतलब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे कहना है, सूक्ष्म कण होता है, क्योंकि माइक्रो होता है, क्योंकि इसे माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट्स में ये क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ये सर करते हैं, मोशन करते रहते हैं। ये दोहरी प्रकृति यानी द्वैत प्रकृति दिखाते हैं, डुअल नेचर दर्शाते हैं। डुअल नेचर भी किसकी तरह दर्शाते हैं, तरंग जैसी तथा कण जैसी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका किसकी तरह चलता है, एक आपका तरंग की तरह व्यवहार करता है और दूसरा कण की तरह व्यवहार करता है। जब इन कणों को तरंगों जैसा माना जाएगा, जब इन जो कण हैं आपके, उनको तरंगों जैसा माना जाएगा, तो इनमें वे सभी गुण होंगे जो तरंगों में पाए जाते हैं। जब जाहिर सी बात है, नॉर्मल बात है आपको, कि जब इन्हें तरंग की जैसे माना जाएगा तो इसमें इन कणों में तरंग का गुण भी होना चाहिए। जैसे अगर हम एक को दो के बराबर मानते हैं, तो आपका जो दो के बराबर मानते हैं, तो यानी एक में आपका दो के सारे गुण होने चाहिए, जब भी हम एक को दो के बराबर मान सकते हैं। तो इस आवृत्ति, और ये आपने जो एक बराबर माना है, ये किस बेस पे माना है, आपकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी आपकी बराबर होना चाहिए, वेव लेंथ तरंग दैर्ध्य आपकी बराबर होना चाहिए, वेव एम्पलीट्यूड यह आपका क्या, तरंग आयाम भी आपका उसके बराबर होना चाहिए। तो चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं क्वांटम सिद्धांत। क्योंकि आपको ये क्वांटम सिद्धांत यानी फोटोन जो होते हैं, फोटोन आपको पता होगा कि जो आपका प्रकाश होता है, लाइट होती है, उसमें बंडलों के रूप में आते हैं, जिन्हें एमवी द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या होती है आपकी ऊर्जा। तो जब क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हमें पता है कि E बराबर आपका क्या होता है, एच म्यू होता है। एच म्यू क्यों होता है, ये फोटोन है, वो फोटोन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या एम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एच आपका यहाँ पर यूनिवर्सल कांस्टेंट है और वी क्या, वो म्यू क्या है आपका, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। जो आपका रेडिएशन हो रहा है वो किसके, उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यानी आपका यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगा वो एनर्जी किसके इक्वल होगा, आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के आपका बराबर होगा। तो आइए गाइस, हम देख लेते हैं आइंस्टीन का समीकरण। हमें पता है कि जो आपकी एनर्जी होती है वो किसके, द्रव्य की मात्रा और प्रकाश के वेग के बराबर होती है, आपकी क्या एनर्जी होती है। यही आइंस्टीन ने आपको बताया था। तो सबसे पहले हमने आपकी एक इक्वेशन मान ली है E बराबर एच म्यू, और सेकंड हमने आपकी इक्वेशन क्या मानी है, E बराबर एम सी स्क्वायर, जिससे हमने किससे लिया है,
जिसे हमने किससे लिया है, जैसे हमने आइंस्टीन के समीकरण से लिया गया। आइंस्टीन ने हमें बताया था कि जो आपकी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो एनर्जी किसके बराबर होती है, वो द्रव्य की मात्रा यानी जो भी मैटर हमने लिया उसकी मात्रा होगी, उसकी मात्रा और क्वांटिटी यानी आपकी जो भी होगी, और जो सी है आपका वो प्रकाश यानी प्रकाश का वेग, तो यानी सी का स्क्वायर, और एम आपका क्या है, द्रव्य की मात्रा, और सी क्या है आपका, प्रकाश का वेग। तो आइए हम देख लेते हैं कि हमने इसमें लिख रखा है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने देखा कि पहली हमारी इक्वेशन क्या है, पहली हमारी इक्वेशन है आपकी ये वाली E बराबर एच म्यू, और सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी E बराबर एम सी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो आइए देख लेते हैं हम इन दोनों से। तो आपका जब हमने पहले वाला ई को हमने हटा दिया यहाँ पर, तो एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वही आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। या इसे हम और भी एक टाइप से लिख सकते हैं, इसे किस टाइप से लिख सकते हैं कि एम को हम इधर जब ले जाते हैं तो एम इज इक्वल टू आपका एच म्यू अपॉन सी स्क्वायर, ये आपका निकल के आता है। इसे हमने क्या मान लिया है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया है। चलिए अब गाइस अब हम देख लेते हैं, जब इक्वेशन नंबर 3 है हमारा, इक्वेशन नंबर 3 को हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। जब हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया तो इसे हमने क्या लिखा, इसे हमने लिखा एच म्यू अपॉन सी इज इक्वल टू एम सी। तो ये भी आपका सही है, क्योंकि हमने जो सी स्क्वायर था उसे हमने अलग अलग कर लिया है, और हमने सेम इक्वेशन की तरह फर्स्ट इस इक्वेशन 3 की तरह हमने इसको लिख दिया है, क्योंकि सी को बस हमने एम के साथ इधर ले आए हैं, बाकी हमने सेम उसे इक्वेशन को लिख दिया है। अब हम देख लेते हैं, अब इसमें हमें और इसे हम किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसे हमने और सिंप्लीफाई किया, क्योंकि हमें पता है कि जो हमें तरंग दैर्ध्य निकालना है यानी लैम्डा हमें निकालना है, तो लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, तो सी हमारा पता है, सी इज इक्वल टू होता है म्यू लैम्डा, तो हमने लिख रखा है एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी बराबर एच अपॉन लैम्डा। क्यों लिख रखा है इसे हमने, इसलिए लिख रखा है क्योंकि सी बराबर म्यू लैम्डा या म्यू अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, क्योंकि एच हमारा क्या होता है यहाँ पे, एच हमारा होता है कांस्टेंट, जो कभी भी हम इसे कांस्टेंट होता है, वो कभी भी आ सकता है। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं अब अपना आगे क्या है। हमने लिखा है, जो हमने लैम्डा होता है, जो आपका वेवलेंथ होता है, उसकी क्या होती है, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इक्वेशन 5, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी। तो चलिए गाइस अब हम इसके थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि आपका जो इक्वेशन नंबर 5 है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी, वो जो प्रकाश के कण होते हैं यानी फोटोन होते हैं, आपको बता रखा मैंने, फोटोन यानी जो उसका हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका लाइट होती है उससे बंडलों के रूप में आते हैं, पैकेट्स के रूप में आते हैं, इसे हम एम के रूप में इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका क्या कहा कि प्रकाश के कण के लिए प्राप्त होती है, जो इक्वेशन नंबर 5 है वो किसके लिए, प्रकाश के कण के या लाइट के जो आपके मॉलिक्यूल है उसके लिए आपको जो हमने क्या निकाली है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। जो वेव लेंथ है आपकी वो किसके लिए निकाली हमने, हमने निकाली है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी, प्रकाश के कण के लिए, जहाँ आपका सी क्या है, वो आपका वेग है, किसका, प्रकाश का, सी आपका क्या है, वेग है। और हम देख लेते हैं अपना कि जो आपका डे ब्रोगली थे, जो आपके जो साइंटिस्ट थे ब्रोगली, उन्होंने सुझाव दिया था कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि के लिए लागू किया जा सकता है। ये जो आपका नियम है, जो आपकी इक्वेशन नंबर 5 है, वो किस किस के लिए, और डी ब्रोगली रूल किस किस के लिए फॉलो करता है, आपका जो भी आपके माइक्रोब कर हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और ड्यूट्रॉन के लिए भी कभी कभी ये लागू कर जाता है। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं, तो हमने लिख रखा था कि आपका लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, क्योंकि जो आपका एम सी होता है वो आपका क्या होता है, क्योंकि प्रकाश के कण का वेग होता है सी, तो हमने प्रकाश के कण के वेग को हमने किससे हमने उसे हटा दिया, उसे हमने किससे चेंज कर दिया, उसे हमने वी से चेंज कर दिया, क्योंकि एम वी इज इक्वल टू एम सी होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अब आइए देख लेते हैं जो हमारा इक्वेशन नंबर 6 है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, उसी को हम डे ब्रोगली इक्वेशन कहा जाता है। मोस्टली आपका जो इक्वेशन नंबर 6 है, इसी को आपका क्या कहा जाता है, डे ब्रोगली इक्वेशन कहा जाता है। आइए गाइस हम थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि जो आपका लैम्डा होता है वो एच अपॉन एम वी, हमने जो इक्वेशन नंबर 6 है उसको हमने थोड़ा सा और हमने इसे सिंप्लीफाई किया, तो उसे हमने क्या कहा, एच अपॉन पी, क्योंकि एम वी होता है वो संवेग होता है, एम वी आपका क्या होता है, संवेग होता है, और पी को भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी को भी हम संवेग कर सकते हैं। जहाँ पे आपके जो हमने यहाँ पे जो आपके हमने अल्फ़ाबेटिकल ले रखे हैं, अल्फ़ाबेट ले रखे हैं, उनका हमने यहाँ पर आपको हमने पूरा यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। जैसे हमने एम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एम इज इक्वल टू होता है मास यानी द्रव्यमान होता है, वी इज इक्वल टू वेलोसिटी या वेग होता है, पी इज इक्वल टू आपका क्या यहाँ पे दे रखा है, संवेग है, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या है आपका तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ होता है।
तो आइए गाइस हम देख लेते हैं कि लैम्डा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू 1/p के, क्योंकि जो हमारा एच था वो यहाँ से चला गया, क्योंकि एच आपका कांस्टेंट है, तो एच यहाँ से हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया। तो जब हमारा आया है तो हमने कहा फिर जब आपका लैम्डा अनुक्रमानुपाती होता है पी के, तो फिर पी भी आपका अनुक्रमानुपाती किसके होगा, लैम्डा के। यानी अगर आपका संवेग ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो संवेग आपका कम होगा। यही आपका किसने, डे ब्रोगली ने आपका पूरा इक्वेशन समझाया है। किसी गतिशील कण का संवेग उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती बात वही है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर संवेग बढ़ेगा तो आपकी लैम्डा की वैल्यू यानी वेवलेंथ की वैल्यू है वो कम होगी, आपकी अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो आपका संवेग कम होगा। आई होप गाइस आपको ये हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा टॉपिक समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।